राम राम भाई सब ने। तो आज हम कराएंगे एनटीपीसी यूजी कंप्लीट पीवाईक्यू जीके के पीवाईक्यू कराएंगे जो 7 अगस्त 2025 को शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। तो अब हमारी ये तीसरी क्लास, अभी तक आपने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखिए और फिर इस पर आइए, और अगर देख रखी है तो बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कोप्पिली जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कोप्पिली, देख भाई एक सेकंड, कोप्पिली कहाँ पर है? कोप्पिली जल विद्युत है असम में। रट ले, याद कर ले। देख, कुछ मैं महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिख के आया हूँ। सबसे पहले लेते हैं, एक सेकंड, सबसे पहले लेते हैं हमारे पास टिहरी बांध परियोजना। टिहरी कहाँ पर? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भाखड़ा नांगल कहाँ पर? सतलुज, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर। श्रीशैलम, श्रीशैलम कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर। नाथ पजागरी कहाँ पर है? सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश पर। सरदार सरोवर सबको पता है, नर्मदा नदी गुजरात में। कोयना, कोयना कहाँ पर? कोयना नदी पर, महाराष्ट्र एमएच में। इडुक्की पेरियार नदी केरल में। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। चमेरा, चमेरा कहाँ पर है? रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी को जो वेदों में क्या नाम है इसका है? रावी को परूषणी नदी। तीस्ता, तीस्ता कहाँ पर? तीस्ता ही पर है सिक्किम में। सारावती नदी परियोजना, सारावती नदी कर्नाटक में। और सलाल परियोजना चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। चेनाब का क्या नाम है? चेनाब का है अस्कनी, अस्कनी, ठीक है। और सुबनसिरी कहाँ पर है? सुबनसिरी नदी पर, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम, कावेरी नदी, कर्नाटक, 1902। और 1902 लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब बना था और कहाँ बना था शिव समुद्रम, और 1902 में। तो भाई साहब A to Z आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रट लियो, याद कर लियो। अब की बार कपिल ही पूछा है, अगली बार इनमें से हो सकता है कोई सा पूछ ले। चले सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है भाई, हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में एक ही स्थान पर एक साथ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए पहचाना गया है? तो भाई देखो, कियांग, खराइल, किन्नौरी, कुल्लू नाटी। तो मुझे भाई साहब इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में, लेकिन मैंने एक नाम सुन रखा है नाट्टी डांस। मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया। कहाँ का? एक नाट्टी है हिमाचल प्रदेश, और जयराम का नाम नाट्टी, इसका आंसर नाट्टी का ही कर दें। तो अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण डांसेस पर। तो सबसे पहले गिद्दा, सबको पता है गिद्दा कहाँ का है? पंजाब में। भाखड़ा, भांगड़ा, सॉरी, भाखड़ा नांगल अभी पढ़ा था। भांगड़ा कहाँ पर है? पंजाब में। एक है ढोल चोलोम, जिसे हम पुंग चोलोम भी कहते हैं, कहाँ का है? मणिपुर का। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। थेयम, थेयम कहाँ का है? केरल का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ पर किया जाता है भाई? ये अपने दक्षिण भारत है। तो ये ऐसे यहाँ पर अपना केरल है। तो केरल के ये जो केरल का तट, इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो इसके उत्तर में यहाँ से किया जाता है ये। और कन्नूर कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? वन्नम और मलायन जनजाति करती है। और कालियट्टम महोत्सव के दौरान किया जाता है। ये आप याद करो तो बहुत बढ़िया है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद करो कौन सा डांस किस राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धीरे धीरे सारे डांस कवर करा देंगे। भारतीय प्रथा के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पद के सही अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो बार कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है सबसे बड़े मंत्री कौन से हैं, उससे छोटे कौन से हैं, उससे छोटे कौन से। ये मंत्री भी 3 प्रकार के, आपने नाम सुना होगा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? जैसे अपना अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गए, एस जयशंकर हो गए, अपनी बहन निर्मला सीतारमन हो गई। ये सब क्या है? कैबिनेट मंत्री। जैसे मतलब जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं ना, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री अपना अश्विनी वैष्णव जी, जो अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल रहा एनटीपीसी यूजी का 2024 वाले का। तो ये सब जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट। उससे नीचे मंत्री आते हैं राज्य मंत्री। जैसे भाई हमारे HR हरियाणा का है कौन? राव इंद्रजीत सिंह, और एक है मनोहर लाल खट्टर, तो मुझे वो याद है। तो उससे मतलब ये जो मंत्री है ना राज्य मंत्री, ये क्या करते हैं? इनका मतलब थोड़ी हेल्प वगैरह करते हैं। और उनसे भी छोटे मंत्री आते हैं उप मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझ लो, सबसे छोटे मंत्री हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है कुल मिला के, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे? देख भाई,
कैबिनेट में 4 अक्षर है, सबसे लंबा अक्षर है मतलब सबसे बड़े आदमी, उससे छोटा 3 अक्षर वाला उससे छोटा मंत्री, और 2 अक्षर वाला सबसे छोटा। ऐसे याद करो। तो ये इसका सबसे बड़ा कैबिनेट, उससे छोटा राज्य और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन से मंत्री होते हैं? ये बड़े मंत्री होते हैं। अमित शाह होगा गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण आएगी अपनी बहन वित्त मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, और अपने अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री। राज्य मंत्री उससे छोटे वाले होती है, कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। जैसे राजीव चंद्रशेखर, आपने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना। राव इंद्रजीत सिंह, भाई ये मैंने आपने नहीं सुना होगा, मैंने सुन रखा। क्यों? क्योंकि हरियाणा की है, ठीक है। और उससे भी छोटे होते हैं जो भारत में आजकल बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं। जैसे पहले के समय में थे शिक्षा मंत्री होगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़े, उससे छोटे, उससे छोटे, ठीक है। बाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित? देखो भाई, आपने नाम सुना होगा खादर, बांगर, बाबर, ये क्या होता है? तो देखो भाई, अपनी नदी आ रही है, नदी, ये अपनी नदी जा रही है, ठीक है। ऐसे इसमें ये पानी है, तो नदी के आसपास की जो नई मिट्टी होती है ना, वो क्या होती है? बहुत तगड़ी उपजाऊ होती है। तो और जो नई मिट्टी होती है ना, उसे हम कहते हैं खादर। ये क्या होते हैं? फसल के लिए उपजाऊ होती है, बढ़िया। और जैसे ये फिर ये मिट्टी क्या होगी? दूर जाने लग जाएगी, मतलब फिर इसके बाद और नई मिट्टी आने लग जाएगी, कुल मिला फिर ये पुरानी हो जाएगी। और जब पुरानी मिट्टी हो जाती है उसे हम कहते हैं बांगर। बाबर नहीं, बांगर। खादर हो गया, बांगर हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं? बाबर क्या होते हैं? बैबर होते हैं जो पहाड़ है ना, हिमालय, अपना हिमालय की जो तलहटी, जो मतलब फुट हिल में जो मिट्टी पाई जाती है ना, मतलब मिट्टी नहीं, मतलब उस जो एरिया को, हिमालय के जो एकदम जो फुट हिल में जो मतलब पैरों में, वो होता है बाबर। बोले तो डी ऑप्शन, हिमालय गिरिपाद मतलब फुट हिल। इंग्लिश में कर लिया करो अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो। देखो, खादर नदी के बिल्कुल पास की जमीन, हर साल बाढ़ आने पर नई मिट्टी जमा हो जाती है। मिट्टी ताजी और बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है। बांगर नदी थोड़ी दूर चली जाती है मिट्टी, या बाढ़ का पानी नहीं, वो तो मिट्टी पुरानी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन याद करो। और कम उपजाऊ होती है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ जिसे हम पुरानी मिट्टी कहते हैं। देखो, नई जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर। और एक है बाबर। बाबर क्या होता है? पहाड़, हिमालय के पास वाली ज़मीन, बोले तो जहाँ पर पत्थर और कंकड़ ज़्यादा होते हैं, मतलब पानी ज़मीन में चला जाता है, खेती के लिए ज़्यादा अच्छी। ये मत याद, बस ये याद करो, ये अपना हिमालय है ना, उसके जो पैरों में मतलब एकदम जो होती है ना, वो मिट्टी होती है। कौन सी? बाबर, बाबर आजम, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025? देखो भाई, अगस्त में पेपर हुआ था और 25 में, और ये पूछ लिया 14 मार्च 25 में कौन सा त्यौहार मनाया? तो भाई साहब देखो, दिवाली नहीं मनाई गई, रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। हो सकता है इन दोनों या कन्फ्यूज, वैसे तो होना नहीं चाहिए। होली मनाई गई थी, लेकिन अगर हो तो भी वही होली मनाई गई थी 13 और 14। तो हमें ये याद नहीं करना 13 और 14 मार्च, हमारे ये याद करना कब मनाई जाती है। तो देखो भाई, होली कब मनाई जाती है? होली मनाई जाती है फाल्गुन में, पूर्णिमा को। फाल्गुन मतलब वो ना, गुण मतलब फाल्गुन, वो गुलाल नाम आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा गुलाल, गुलाल फाल्गुन, होली गुलाल, होली फाल्गुन, फाल्गुन में थोड़ा गुलाल सा थोड़ा नहीं आ रहा बोलने में, तो इसलिए होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन की कौन सी? पूर्णिमा में। दिवाली कार्तिक महीने की अमावस्या। देखो भाई, जितने भी त्यौहार है, ज़्यादातर मैक्सिमम त्यौहार मनाए जाते हैं पूर्णिमा के दिन, लेकिन दिवाली मनाई जाती है अमावस्या के दिन, कार्तिक महीने की अमावस्या। रक्षाबंधन ये मनाया जाता है सावन महीने की पूर्णिमा। सावन जो अगस्त अपना वो होता है वो, लेकिन अगस्त याद नहीं करें हम, याद करें सावन की पूर्णिमा, ठीक है। नेक्स्ट है, भौगोलिक रूप से भूटान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उन? देखो, भूटान कहाँ पर है? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, ये ऐसे ऐसे, ये अपना भारत है। तो भूटान कहाँ? ये है, भूटान है यहाँ पर है। तो भूटान को भाई साहब देखो, रट लियो, ये क्वेश्चन क्या है? भूटान को पूर्व में भी विभाजित किया गया है, पश्चिम में भी किया है, और दक्षिण में भी। उत्तर में विभाजित नहीं किया गया, तो इसका आंसर उत्तर। क्या मतलब बना, क्या नहीं, ये कोई फायदा नहीं है, बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन रट लियो अगर पूछा जाए। उत्तर में कोई इसको विभाजित नहीं किया गया, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर नहीं है। क्यों नहीं, ये याद कर लो। ऊपर में हिमालय है, तो हिमालय इसकी दिक्कत दे रहा है, मतलब बस।
देखो भाई भूटान की बात कर लें। भूटान दक्षिण एशिया में हिमालय पर स्थित एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो एक क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सी, वो है कजाकिस्तान। ठीक है ना, जो बाहर चीन के। ठीक है, कुछ याद नहीं करना। इसे ड्रैगन लैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ड्रैगन लैंड। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अर्थव्यवस्था ये सब मत करो याद। ये इसकी लैंग्वेज कौन सी है, वो है जोंगखा। मोस्ट इंपोर्टेंट भूटान की लैंग्वेज। और यहाँ की मुद्रा नगुल ट्रम्प मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो कई बार पूछ लिया भाई साहब। एक आएगा, भारत और भूटान के बीच समझौता कब हुआ था, वो हुआ था 1949। ये खूब पूछा जाता है। एक पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के साथ समझौता, वो हुआ था 1996 में एक समझौता हुआ था। और ये भूटान के साथ कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, खूब यहाँ पूछा जाता है, रट लियो। चले भाई नेक्स्ट पर। पार्शियंस की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई। आपने नाम सुना होगा पार्शियंस, क्या मतलब है। पार्शियंस कहाँ से आए, पार्शियंस आए से ईरान से। ईरान जो आज के टाइम में अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा, वहाँ से। अब के सिस्टम पढ़ो, देखो भाई मैं बताता हूँ। देखो ये अपना हिंदुस्तान है, ठीक है। ये यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से कौन सा, यहाँ से क्या है, ईरान। हाँ यार, मुझ जल संधि जिसके ऊपर विवाद हो रहा है, यहाँ तक है बल्कि। तो इस जो ईरान वाले एरिया में है ना, यहाँ पर किसका राज था, ये देखो, ये नीला जो कलर है, ये है पार्शियंस का राज था। कब से कब तक था, तो इनका राज था 247 BC से लेकर कब तक, 224 AD तक। लगभग 500 साल। आपको पता है ईसा मसीह के जन्म से पहले उल्टी गिनती चलती थी और उसके बाद से उल्टी गिनती चल रही, मतलब। तो ये पूरा 247 तो ये कवर करेगा, और 224 लगभग 500 साल लगा लेंगे हम। तो कितने साल चली, 500 साल। आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। देखो अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहाँ से आया था, वो आया था भाई साहब यहाँ से, मैसिडोनिया की। ये है मैसिडोनिया, ये देख लो, ये मैसिडोनिया, ये अपना भारत, और ये ईरान है। तो यहाँ से ये आया था हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो ये आया था ना, अरे यार, ये यहाँ से आया था हिंदुस्तान। ये भाई साहब 20 साल की उम्र में राजा बना था और 32 साल की उम्र में मर गया। कुल मिला के 12 साल की उम्र में। ये क्या है, जहाँ पर मैक्सिमम युद्ध जितने भी इसने लड़े थे ना, लगभग सारे जीते। भारत में भी एक युद्ध लड़ा था, कौन सी, झेलम नदी के किनारे, हाइडेस्पीज का युद्ध। झेलम नदी को क्या कहा जाता है उसमें, वितिस्ता नदी वेदों में। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध। किस नदी के किनारे, झेलम का वितिस्ता नाम है। ठीक, ये जो एरिया इसको कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या है तो कह रहा है बस। तो कुल मिला के समझ गए ना, पार्शियन कौन सा, जो अलेक्जेंडर यहाँ के जो। अब देख, जो ये पार्शियन है ना, ये इंडिया में इनका क्या प्रभाव था, इंडिया में था। एक नाम सुना होगा, पहलव वंश। वो इन्हीं का ही एक पार्ट है, इन्हीं का ही एक मतलब देन है, इन्हीं से ही निकला है पल्लव। पल्लव अलग है, पल्लव तो यहाँ थे भाई, पल्लव अलग है। ये था पहलव वंश, जो गुजरात वाले एरिया में, यहाँ से था पहलव वंश। ठीक है, देख, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। अरे यार, समुद्र में किसका यूज किया जाता है, ये किया जाता है सोनार का, SONAR। सोनार फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रडार। तो किसका कैसे भाई साहब, ये कोई मेरे पास जहाज है, तो यहाँ पर मैं मारूंगा, मतलब कोई मशीन वगैरह, ये जो भी सोनार, यहाँ से आवाज़ निकलेगी, तो ये अगर कुछ यहाँ पर जानवर या कोई मशीन या कुछ भी हुई, तो ये आवाज़ टकरा के वापस आई, पता लग जाए यहाँ भी इतनी दूर इतनी कुछ ना कुछ है। और नहीं है तो इसलिए कुछ भी मतलब पता लगाने के लिए किसका यूज किया था, सोनार। भाई साहब 10th क्लास में पढ़ा था, क्वेश्चन आज तक याद है, कुछ हार्ड नहीं। 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का मतलब क्या है। देखो, एक नाम सुना होगा आपने, LPG रिफॉर्म्स। के सिस्टम है LPG, गैस नहीं, LPG रिफॉर्म्स। ये हुए थे 1991 में। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। LPG इंग्लिश में L से होता है लिबराइजेशन, P से होता है प्राइवेटाइजेशन, G से होता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब हिंदी में कैसे बताऊँ, हिंदी में देखो, हिंदी में है, देखो,
हिंदी में लाइब्रेराइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। मतलब लिबराइजेशन क्या होता है? लिबराइजेशन का मतलब होता है सरकार द्वारा नियमित और प्रतिबंधित को कम करना। भाई साहब अगर मान ले कोई कंपनी थी, मन ने भाई साहब कुछ कंपनी खोलनी, तो भाई साहब पता नहीं कितना टैक्स लेना पड़ेगा, और ये परमिशन वो परमिशन, और पता नहीं कितनी 36 परमिशन लेनी पड़े। तो सरकार क्या है, उदारीकरण मतलब ये जो ये है ना, उसमें थोड़ा वो दे दिया, थोड़ा रियायत दे दी, अब भैया आसानी से काम हो उसके, ये सब इसमें आए उदारीकरण। एक है प्राइवेटाइजेशन, आपने खूब नाम सुना होगा, निजीकरण। जैसे कंपनियों का क्या करना, मतलब जो सरकारी जो संपत्ति है उसका निजीकरण। जैसे जो मोदी जी बेच रहे हैं, कभी रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, जो रेलवे कंपनियों को बेच रहे हैं, ये सब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। कोई मतलब सरकार की जो चीज़ों में निजी कंपनियों की भागीदारी करना। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण, मतलब जो दूसरे देश की कंपनी है ना, उनको भी हिस्सेदारी अपने देश में करना। मतलब पहले क्या होती है भाई, इतने अमाउंट से ज़्यादा तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं हो सकती, लेकिन अब क्या कर दिया 1991 में, भाई इसको बढ़ा दिया कि भाई तुम भी थोड़ा और निवेश कर लो हमारे देश में। इससे देख, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दुनिया के सभी देशों का आपस में जुड़ना, व्यापार तक नहीं, ये सब होता है। ठीक है, इसमें क्या था, पहले सरकार हर चीज़ पर ज़्यादा कंट्रोल कर, लाइसेंस मांगो भाई, कहते परमिशन चाहिए, ये नियम, फिर थोड़ी रियायत दे दी गई। और इसमें विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट मिलना, लोग दूसरे देशों में काम होने, ये सब छोड़ समझ गो। निजीकरण भी समझ गो। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था उनने विनिवेश का मतलब क्या, विनिवेश का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सरकार में हिस्सेदारी बेचना। मान ले रेल थी, रेल की थी, सरकार की चीज़ थी, लेकिन अब वो बेच दी, मतलब प्राइवेट कंपनी है। भाई थम भी थोड़ा इसमें, थम भी फायदा ठल लो, थम भी कुछ काम प्राइवेट, जो समझ रहा होगा रील खूब देखो छापा, तो वही सब है। विनिवेश का मतलब क्या होता है, यही होता है। कृषि सब्सिडी है, विदेशी व्यापार है, कर बढ़ाना है, समझ गया होगा देशी। अब इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं और खूब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन था फेरा, एक नाम सुना तो फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और एक है फेमा। फेरा का ही नाम चेंज करके फेमा किया गया। फेरा कब का था, फेरा था 1971 का। पूछेगा फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कब बना, कब आया, 1971। और इसी का ही नाम चेंज करके कब किया गया, फेमा 1999। सीधा पूछेगा फेमा कब का है, 1999 का है। ठीक है, अब एक है MRTP एक्ट, रट लियो। MRTP एक्ट का नाम चेंज करके प्रतिस्पर्धा एक्ट किया गया 2002, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं खुद देख का थे कि एग्जाम में ध्यान नहीं कौन सा, सीधा पूछा है जो प्रतिस्पर्धा एक्ट मतलब भारत में कब आयो या फिर कब लागू हो, तो 2002 में। जो MRTP एक्ट है ना, MRTP, उसी का ही नाम चेंज के प्रतिस्पर्धा, मैं ऐसे याद कर लियो भाई, मेरा जन्म है 2001 का, तो अगली साल मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा इंग्लिश के कंपटीशन, तो भाई रट लियो, फायदे में रहोगे। ठीक है, भारतीय संविधान की संस्थागत संरचना पर किस ब्रिटिश कानून, देख जब भारत को संविधान बने तो मतलब किस ब्रिटिश कानून से अपन चीज़ ली थी, देखो भाई देख, रोल्ट एक्ट 1919 है, गलत बात। भारत परिषद अधिनियम 1909 और संविधान 1946 में बनी, और ये कब का है ना, 1947। जब संविधान 1946 में बन गो, पहली बड़ा शुरू होगा बनना, तो फिर ये 1947 कैसे लेगा, मतलब नहीं। तो भाई सरकार 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम। अब सुनो मेरी बात काम की, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने ये चीज़ ना, ये नहीं, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 पूरा एक्सप्लेन करे थे एक एक चीज़। ठीक, उसमें क्या तो जो प्रांतों में डायरची सिस्टम मतलब द्वैध शासन लाया गया था। द्वैध मतलब कुछ चीज़ें तो ब्रिटिश जो अधिकारियों ने अपने पास रख ली थी, जैसे जेल हो गई, पुलिस हो गई, न्यायालय हो गई, डिफेंस हो गई, करेंसी हो गई, और कुछ जो चीज़ें हैं वो दे दी गई हिंदुस्तानियों की, ताकि उनको लगे कि हमारे पास भी पावर, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, और कृषि हो गई, छोटे मोटे जो चीज़ है वो दे दी, इनको खुश कर दिया गया। मैंने ये सब पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, और 1935 वाले अधिनियम में इसका उल्टा है। इसमें क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन आया था, और जो सेंटर में उसमें एकीकृत था। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रांतों में तो एकीकृत, अगर जो सेंटर में है ना वहाँ पर द्वैध शासन आ गया, एकदम उसमें उल्टा है इसका। ठीक है, और क्या है, बांग्लादेश की स्थापना 1935 वाले अधिनियम से ही
है। ये अधिनियम 1935 में, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को। बांग्लादेश बने इससे, इससे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ भाई साहब, जो हिंदुस्तानियों को थोड़ा वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया कि भाई आप भी वोट कर, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 14% लोग ही वोट कर सकते, और वो भी वो थे जो हिंदुस्तान के जो अमीर अमीर लोग थे। अब तेरा मेरा गरीबा को कोई अधिकार नहीं मिला, ऐसा कुछ था। तो भाई किससे लिया गया था? जो संविधान की जो भी मतलब भाई संविधान में ये बनो और ये चीज़ जो भी चीज़ है वो ली गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये देख, भारत से ब्रिटिश अगस्त 1935 में पारित किया, ले 1719 के बाद भी इस भारत सरकार संविधान के रूप में देखो 1947 तक ये चल रहा है, ठीक है। इसके हाँ, इससे एक संघीय न्यायालय बोले तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसी से कब की गई? 1937 में। लेकिन ये छोड़ो, अब इसी फेडरल कोर्ट को भारत की सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच्च न्यायालय बना दी गई। कब? 28 जनवरी 1947। सीधा पूछेगा, क्या पूछेगा? भारत की जो अपनी ये है ना, क्या कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई साहब? 28 जनवरी 1947। सही कर रहा हूँ ना? 47 तक 1950 से, 1947 थोड़ी है यार, 1950 से फिर, अरे यार अरे थम्बी 1950 में की थी। अरे यार बोल लो बोलना। सुप्रीम कोर्ट की ओर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और क्या कहा तो भाई साहब, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जैसे मैंने बताया था। और अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। ये तो वो है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का 3 सूची और जो संघ सूची पर, तो ये सब में बांटा गया था। ये भी कुछ खास है। दिल्ली संघ न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937, जिसका 28 जनवरी 1950 को नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट बना गया। मताधिकार, भारतीयों को वोट डालने का अधिकार दिया, लेकिन बहुत कम, सिर्फ 10-15% ही दिया गया था। और म्यांमार आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा ना अपने जो क्वेश्चन का आंसर, ये रहा भारत संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा जो है ना, जिसमें इतना अनुच्छेद, इतना ये सब 1935 के अधिनियम से सीधे प्रभावित है, मतलब वहीं से लिए गए। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए। पल्लव शासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा सिद्ध, देख पल्लव जो प्रशासन जो अभी बताया, जो अपने साउथ इंडिया था, यहाँ था पल्लव, चोल चालुक्य पल्लव ये था, समझ गए। वो था पल्लव जो गुजरात में अभी बताया था। तो क्या है, जो पल्लव वंश में जो भाई साहब जो इस एरिया को बांटा गया, देख एक तो ग्राम लेवल पर बांटा गया था, फिर एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एक फिर प्रांत लेवल पर, और फिर एक मतलब राज्य लेवल पर। राज्य ये अपना हरियाणा पंजाब मत समझियो, राज्य मतलब जो पूर्व पल्लव आ रही हो इसमें। तो ग्राम लेवल पर उसे कहा जाता है उर। जैसे आज तू तेरे गांव को गांव कहता है, वो उस टाइम कहा जाता था उर। तू तेरे जिले को जिले कहता है, उस टाइम क्या कहा जाता था? नाडू, नाडू। और प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडल। और राज्य को कोट्टम। कुल मिलाकर सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो सबसे कह रहा है सबसे छोटी कौन सी थी? सबसे छोटी थी उर। कैसे याद करोगे? देखो कैसे याद करोगे। उर में सिर्फ 2 अक्षर ही, ठीक है, सबसे छोटा। उससे बड़ा नाडू, नाडू में भी 2 ही, लेकिन ना डू और ऊ और लग रहा है 3 आएगा ना, तो ना है 3 ही। मंडल में भी 3 ही यार, मतलब थोड़ा देख, ये सबसे छोटा लग रहा है, उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। भाई रट लियो ये क्वेश्चन, मैंने पता नहीं कितनी बार कितना एग्जाम में पूछ लो। बस आज सबसे छोटी पूछ लो, कल सबसे बड़ी पूछ लो, और एक एग्जाम में पता है क्या पूछी थी? मतलब इनको अरेंज करो, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अरेंज करो। 4 ऑप्शन था, जैसे अब वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री अरेंज कर ले थे, सेम वैसे का वैसा पूछा है। अब देख लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो पल्लव वंश की बात करते हैं। देख
पल्लवन का संस्थापक कौन था? सिम विष्णु सिन्हा, विष्णु सिम्हा, विष्णु मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है। इनका जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था महान, वो था महेंद्र वर्मन। सीधा पूछेगा महेंद्र वर्मन निम्नलिखित में से किस मतलब साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट किससे हैं? पल्लवन से। एक महेंद्र वर्मन का बेटा कौन था? नरसिंह वर्मन, खूब नाम सुना होगा। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन भी दो थे, एक तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, एक नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो हम बात करें नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। उसने भाई साहब पुलकेशिन द्वितीय को हराया। सीधा क्वेश्चन पूछा गया पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? ऑप्शन में ये भी था, ऑप्शन में ये भी था, बताओ क्या करोगे? समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया पुलकेशिन द्वितीय को। इसने वत्तपिकोंडा की उपाधि ली और मामल्ला की उपाधि ली। इसने महाबलीपुरम का संस्थापक, जो आपने नाम सुना होगा, कई क्वेश्चन पूछते हैं महाबलीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में है, वो सब वहाँ का संस्थापक कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसने 7 रथ मंदिर बनवाए, 7 जो है ना रथ मंदिर, कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब आता नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने क्या कराया? उसने भाई साहब सौर मंदिर बनवाया और कैलाश नाथ मंदिर। एक होता है कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश नाथ अलग है ना, खाली कैलाश अलग है। कैलाश मंदिर वो है मध्य प्रदेश में। ये बात करें कैलाश नाथ मंदिर की, ये किसने बनाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। सौर मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1984 में। चोल वंश ने फिर इनका जो अंत है, मतलब इनको हराया किसने? फिर किसका शासन है? फिर है चोल वंश का। पल्लवों ने 9वीं शताब्दी में इनका अंत हुआ है। समझ लो। कुल मिलाकर बात ये है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है ना, इसकी जिंदगी से हमें सिर्फ 2 चीज़ याद करनी है इसने, और वो भी क्या कि इसने सिर्फ 2 मंदिर बनवाए थे। कौन कौन से? एक तो कैलाश नाथ और एक सौर। बाकी जितनी भी चीज़ है ना जो बेहतर याद हो, वो सारी इसने कराए थे, याद कर ली, ये सारी इसने कराई। समझ लो। नरसिंह वर्मन द्वितीय है, 2 आ गया तो 2 ही मंदिर बने, सौर और कैलाश नाथ। सौर को यूनेस्को में कब? 1984। बात विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टर? अरे यार एसिड बेस केमिस्ट्री का टॉपिक देख के बताऊँ। एक तो यही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे 10वीं में याद हो गया था। जो एसिड होता है ना, एसिड वो क्या करता है? वो लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या करता है? ब्लू को रेड में चेंज करता है। मैंने कैसे याद कर रखा है? मैंने याद कर रखा है, पता है कैसे? मैंने बस इतना याद कर रखा है, ABR, बात खत्म। ए मतलब एसिड क्या करता है? बी मतलब ब्लू को आर में करता है, बात खत्म। अब बचा बेस। बेस क्या करता है? बेस इसका उल्टा करता है। बेस क्या करता है? बी आर, आर को बी में करता है। मतलब बस एक चीज़ याद कर लो, दूसरी उसका उल्टा है। ए क्या करता है? एसिड करता है ब्लू को ना, हाँ ब्लू को रेड में करता है। तो बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में, बात खत्म। एक क्वेश्चन तो यही आपका हो गया 100। ठीक है। अब एसिड नहीं है, गलत कौन सा है? तो ये तो एसिड ए ब्लू को रेड में करता है, बिल्कुल करता है। दे है वे सोर, खट्टा टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। सीट्रिक एसिड जैसे एग्जांपल नींबू, नींबू कौन सा एसिड पाया जाता है? सीट्रिक। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है, एसिड खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही है, सब होता है। दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट, वो बेस के साथ एसिड प्लस बेस क्या मिल के बनते हैं? एसिड प्लस बेस मिल के साल्ट, बिल्कुल बनते हैं। तो ये बेस बिल्कुल बनता है। दे OH नेगेटिव, मतलब पानी में जब इनको डबोएंगे, भिगोएंगे तो OH नेगेटिव, नहीं 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 नहीं। इनको जब पानी में करेंगे, एसिड को पानी में रिएक्ट करेंगे तो भाई साहब H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस को करेंगे ना वो देते हैं OH नेगेटिव। रट लियो रट लियो रट लियो। ऐसा पीछा की भी केमिस्ट्री बहुत है, लेकिन अपना लेवल काम की कौन है। हाँ, हालांकि इस क्वेश्चन में आज ये पूछ लिया, हो सकता कल ये पूछ ले, बेस के बारे में पूछ ले, था ना 4-5 क्वेश्चन बताओ तो इसका आंसर ये नहीं होता। H पॉजिटिव देता है एसिड और बेस देता है OH नेगेटिव। ठीक है। नारायण 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 गुरु एक समाज सुधारक जिन्होंने निम्न जातियों के भेदभाव के खिलाफ एक विशाल आंदोलन। देख भाई शुद्ध सीधी बात बताऊं, मन्ना इसका आंसर नहीं दे रहा, लेकिन 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 हर शिफ्ट में ऐसो एक नयो ही नू समझ लो, पता नहीं किसी ठग का नाम देवे है जो अपन ने नाम नहीं सुन रखी, अपनों काम से तुक्को मारो। तो तुक्को मारने था टिप्स बता दूँ, बताते ऐसा कोई भी नाम देवे ना, कुछ भी जो आपने नहीं सुन रखो, उसका ऑप्शन में या तो आपने मिला को उड़ीसा,
यहाँ मिलेगा केरल मैक्सिमम टाइम, मतलब 10 में से 9 बार, या तो ये मिलेगा या ये। और अगर ये दोनों मिल गए कोई से भी इनमें से, तो 10 में से 9 बार यही होते हैं आंसर। क्योंकि जो मतलब ये ठाव है ना, या तो केरल के स्वतंत्रता से सेनानियों को उठाता है या उड़ीसा की, मैक्सिमम यही पूछते जा। तो भाई मैं करूँगा, अगर मैं होता तो भाई मैं केरल करता, और केरल ही इसका आंसर है। याद कर लो नारायण गुरु कहाँ का था, केरल। कुछ ज़्यादा याद करने की कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ ले अगली शिफ्ट देखोगे ना कल कराऊंगा, उसमें भी कोई ना कोई नया चुनिंदा ही आएगा नाम। तो बस रट लियो कहाँ का है, केरल का। क्या है, कब किया, कौन सा आंदोलन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कल पिछली वीडियो मैंने आपको 4 आंदोलन कराए जो इम्पोर्टेंट है, आज और 4 करा रहा हूँ। कौन कौन से? एक है हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ, इसका जो मतलब लीडर था वो कौन था? वो था राजा परहट। हो विद्रोह का कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। कहाँ पर? सिंहभूम, जम्मू कश्मीर नहीं, झारखंड में है, ठीक है। एक है रामोसी आंदोलन। रामोसी कब हुआ था? ये हुआ था 1822 से 29 तक, ठीक है। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। 2 बंदे थे, एक चिट्टूर सिंह, एक उमाजी नायर, ठीक है, रट लो। कोहली, विराट कोहली कहाँ का है? महाराष्ट्र ना, दिल्ली का है वैसे तो, लेकिन याद कर लो महाराष्ट्र में। 22 से 29 रामजी भांगरे ने किया था। कोहली रामजी भांगरे। अहो मोस्ट इंपोर्टेंट, दोमदर ना गोमदर कुंवर 1828। देखो पता के याद करना, मैं बताऊँगा। हो विद्रोह का लीडर याद करो, ये सब मारो गोली। हो विद्रोह किसने? राजा परहट। रामोसी, चिट्टूर सिंह और उमाजी, इसके मार गोली करो तो कर लो भाई। देखो कोहली, विराट कोहली, रामजी भांगरे, महाराष्ट्र। अहोम, दोमदर, इसमें ये भी याद करो, क्योंकि जो एक मतलब पूछा है ना कब से कब तक, वो कम ही पूछता है, लेकिन एक जो फिक्स पर्टिकुलर ईयर होती है ना, वो पूछ लेता कई बार। अहोम कब का? गोमदर कुंवर। भाई देखो याद करना पड़ेगा, कम से कम 25 है ऐसे। मैं 4 पिछले में करा दे, 4 आज करा दिए, धीरे धीरे सारा चीज भीलर क्या कहा और भी है ना, सारा करा दूंगा, रट ली बस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल परमानेंट डिलीट ए फाइल फ्रॉम एमएस? देख परमानेंट डिलीट, अगर डिलीट करेंगे, सीधा डिलीट करेंगे तो वो जाएगी रिसाइकल बिन में, ठीक है। और अगर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, जब ये रिसाइकल में नहीं होगी, अब ये परमानेंट डिलीट हो जाए, तो भाई शिफ्ट प्लस डिलीट, सी आंसर, ठीक है। और 2 कंप्यूटर का। विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन द टास्क मैनेजर के लिए? देख भाई, एल्ट प्लस टैब होता है स्विच बिटवीन द विंडो। जैसे भाई साहब मेरा क्रोम है, क्रोम खोला, यहाँ पर गूगल लिखाता है, ऊपर एक प्लस का निशान होता है, वो होता है टैब। इसको प्लस करेंगे, इनकोग्निटो भी आएगा साइड में, वो होता है मतलब दूसरा टैब। कई टैब खुले रहते हैं आपका फ़ोन में, तो भाई साहब बस कंप्यूटर में भी ऐसे टैब खुले होते हैं। मान ले ये कंप्यूटर है, तो ऐसे 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, 4 टैब, ऐसे टैब खुले थे। तो एल्ट प्लस टैब दबाएंगे, मान ली इस टैब पर ये खुला है स्क्रीन, तो ये चले जाए, फिर ये चले जाए, ये चले, तो यही है। तो मतलब एल्ट प्लस टैब क्या है? स्विच बिटवीन दी विंडोज़। अब करें एल्ट प्लस F4 क्या होता है? ये होता है क्लोज दी प्रोग्राम। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC क्या होता है? टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर C आएगा, कंट्रोल ओपन टास्क मैनेजर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो भाई देखो सुनो मेरी बात, ये सुनो, एक सेकंड। कह रहा है जो 11वीं से 18वीं शताब्दी में भारत में कैसी कविताएं मतलब जो ये सी कैसे मतलब जो भी थी साहित्य में, तो नाटक वगैरह आया करता ना, विस्तु दार्शनिक फिलोसफी आया करती। यार कितना है भारत में विशेष वैज्ञानिक में होता, तो आज ये थोड़ी देखने पड़ते भाई। बस भक्ति कविता थी उस टाइम। ये क्वेश्चन पूछा, पहले भी पूछा, मतलब कुल मिला के 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के थी बस भगवाना का ही। इसे हम मतलब भक्ति कवि कहते हैं, स्वर्ण काल और भक्ति कवि कहते हैं 11वीं शताब्दी। जैसे अपना तुलसीदास हो गए, देखो तुलसीदास ने लिखी थी जैसे कविताएं भगवानों के बारे में। एक सूरदास हो गया, सूरदास, कबीर दास, इन सब ने। एक मीरा अपनी वो कबीर दास, एक मीरा कुमारी,
मीरा। एक मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद, कुछ याद मत करो बस, मोहम्मद जायसी। ये तो यार वैसे मैं मार देता हूँ तुक्का, अगर नहीं भी आऊँ जब भी आदमी कर दे। मतलब ये सब कविताएं लिखते थे, किस पर लिखते थे? वैज्ञानिकों पर लिखते थे। कोई सा नाम सुनो भाई, न्यूटन ने वो खोज करी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, एक वो सीवी रमन ने जरूर की थी। फिर दार्शनिक, हम तो वैसे इनकी भगवानों पे ही सुनते हैं। उसने मीरा कुमारी यार, वो समझ गया होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन। देख भाई काम की बात बताऊँ, बहुत तगड़ो क्वेश्चन। एक से RTI, एक से RTE। राइट टू इंफॉर्मेशन है 2005 का, ये है 2009 का। भाई देख, मैं एक यदुवंशी स्कूल है हमारे, जो जहाँ मैं सेकंड क्लास में गए तो 12th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, तो उस सेकंड क्लास में गए तो 2009 में। तो बस याद कर लो एजुकेशन कब लेने गए, 2009 में। आज बस ऐसे याद हुए, और ये 2005 वैसे याद हुए। लेकिन इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? और ये क्वेश्चन मैं खुद एग्जाम में करे हो तो, लेकिन मैं छोड़ कर आया था उस टाइम, मैंने क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन ये बना था, जो राइट टू एजुकेशन इंफॉर्मेशन है, RTI सूचना का अधिकार, उसमें जो सूचना मांगते हैं ना भाई, NTPC का फाइनल रिजल्ट कब आया ये, तो वो सूचना में मतलब कितने दिन में प्रोवाइड की जा सकती, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आप समझ गए क्या क्वेश्चन होता कि कितने दिन में, मैक्सिमम कितने दिन? तो वो था भाई सब 30 दिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन था 15 दिन, 30 दिन, कुछ और है 45 दिन, 70 दिन, ऐसा कुछ था। तो मैं भाई छोड़ के आया हूँ, मैं क्यों यार तुक्का मारो, तो भाई साहब 30 दिन, अब मैंने पता लगो, ठीक है ना। ब्रिटेन के खिलाफ खुले तौर पर हथियार उठाने का आह्वान करने वाली कुंदरा घोषणा निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी? भाई देख, मैं थाना पिछली बार बताया तो ये एक दो ही नया चमन सितारा आई सी, अनको कोई याद करना कोई फायदा को ना, कोई अनको इतिहास को ने, बस अपने ऐश कर दी और कुछ ना। तो कुंदरा घोषणा किससे जुड़ी है? ये है वेलुथम्पी जो कुंदरा घोषणा किस स्वतंत्रता, ये वेलुथम्पी मतलब स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। ये किससे, कुंदरा घोषणा से जुड़ा है? कहाँ पर है ये? केरल में। देखा मैं कही थी ना, के तो केरल का पूछा, मैक्सिमम टाइम 10 में से 9 बार, और के नहीं उससे के कराए थे वो, बताया था उड़ीसा से, ठीक है ना। ये वजीर अली खान, ये कहा, ये अवध का नवाब था। अवध कौन सा है भाई? जो आज के टाइम में जो अयोध्या है ना, अयोध्या वाला एरिया, समझ जो यूपी में जो अयोध्या है, वहाँ का एरिया अवध एरिया था। गजपति राजू ये कहाँ का है? ये भाई साहब आंध्र प्रदेश का। कुछ याद मत करो बस, अब याद करो जब कुंदरा घोषणा फिर आओ ना, तो वेलुथम्पी है, वेलुथम्पी। और वो क्या कराए तुम्हें, कितना है ना। वोडाफोन ने निम्नलिखित में किस वर्ष, देखो आप कह रहे हो वोडाफोन भारत में कब आया था? वोडाफोन आया था भाई साहब 2007 में। वोडाफोन भारत में कब आया था? वोडाफोन आया था 2007 में। वोडाफोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर लंदन में। एक नाम सुनो, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी सिम मेरे पास आज भी है। ये कब आया था? ये आया था 2000 हो सका, इसमें वोडाफोन पूछ लिया, अगले में BSNL पूछा है। BSNL कब आया? 2000, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिकाओं पर नियंत्रण, देख अपने जिला न्यायालयों मेरे हरियाणा से, ऐसे कुछ हरियाणा से, तो ये मेरे जिला महेंद्रगढ़ है। तो इस जो न्यायालय कोर्ट है उस पर किसका अधिकार होगा? सुप्रीम कोर्ट का। अगर यार सुप्रीम कोर्ट अधिकार करे, पता नहीं कितना डिस्ट्रिक्ट है पूरा देश में, 700 600 700 है, तो इस पर जो अधिकार होता है वो होता है चंडीगढ़। मेरा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हरियाणा, तो उसका अधिकार जिला न्यायालय पर किसका अधिकार होता है? हाई कोर्ट का, मतलब उच्च, कौन सा न्यायालय हिंदी में क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। जो जिला न्यायालय समझ लो, जो तू रहा है ना जित भी उठाओ, जो जिला में जो कोर्ट है उस पर हाथ कि मतलब किसका अधिकार होगा? तेरा हाई कोर्ट का। बात खत्म। ये कौन से आर्टिकल में? ये है भाई साहब 227 आर्टिकल। मत करो याद कौन सा है, बस इतना याद करो उस पर हाई कोर्ट का।
भारत सरकार द्वारा गरीबी कम करने की रणनीति के तहत बिना संपर्क वाले आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कल वाली वीडियो में बताई। अब पर ये सब मत पढ़ो, बस इतना पढ़ो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई। ये हुई थी 2000 में। मोस्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया, मैं कल पिछली वीडियो में बताया वीडियो कब हुआ 2000 में। किसने उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। बस यही था कि भैया हर गांव तक सड़क और गरीबी कम करना, ये है वो, समझ गए होगा। ठीक, अब सुनो काम की बात। काम की बात के सुनो, एक से इकट्ठे कुछ मेरे पास योजनाएं हैं। जैसे एक है भाई साहब गोबर धन योजना। अरे यार, गोबर धन योजना ये कब हुई थी शुरू? ये हुई थी भाई साहब 2018 में। किसने शुरू की थी? ये की थी जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय। भाई गोबर का काम में तो पानी चाहिए, ठीक है ना, जल संकट में। एक है भाई साहब जल जीवन मिशन, खूब नाम सुना होगा, जल जीवन मिशन। कब शुरू हुआ था? 2019 में शुरू हुआ था। लेकिन इसमें 5 साल का लक्ष्य रखा गया, 2024 का टारगेट रखा गया। और ये भी किसने शुरू किया था? जल शक्ति मंत्रालय में। अब भाई 5 साल तक हम मतलब पूरा जो देश का हर घर तक नल जल पहुँचाएंगे। और अब की बार NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था इसी से ही, मेरी शिफ्ट में आया था। मेरी शिफ्ट बता दूँ, 17 मार्च को पहली शिफ्ट थी, 4th हार्डेस्ट शिफ्ट थी है मेरी। और क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया कि 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने % घरों तक नलकूप लग गए? ऑप्शन थे 93, 84, 70 और एक और था, पता नहीं कितना था। तो मैं कराया 93। मैं सोचा यार मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लगभग काम पूरा हो ही गया। मैंने कहा यार मोदी जी ये से मैं गलत से, हालांकि पता नहीं 83 तो 82 ऐसा कुछ आंसर था उसको। तो भाई मैं अपना दिमाग लगाओ, पैसे तो यार ये क्वेश्चन याद थोड़ी नहीं सी, लेकिन फिर भी मैं दिमाग लगाओ, लेकिन वो गलत था, ठीक है ना। ठीक है ना। एक दो और योजना बताओ, ठीक है। एक भाई साहब PM मुद्रा स्कीम योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे क्वेश्चन भी बने, कैसे बने, कब आई थी? ये सबसे पहले आई थी 2015 में। इसमें लोन वगैरह चाहिए ना आपको, वो प्रोवाइड किया जाता है। इसमें लोन 3 प्रकार से मिलते हैं और यही इसी से क्वेश्चन आता है। एक मिलता है शिशु, मेरी खुद की शिफ्ट CHS में पूछा गया था, शिशु। और एक मिलता है किशोर, और एक मिलता है तरुण, मेरा नाम तरुण। 3 प्रकार के लोन मिलते हैं। शिशु लोन मिलेगा 50,000 तक की अमाउंट पर, 50,000। शिशु किशोर मिलेगा 50,000 से लेकर 5 लाख तक। और तरुण मिलेगा 5 लाख से, पहल था 10 लाख, लेकिन अभी जो ये बजट पेश हुआ है ना फरवरी में, उसमें कर दे 20 लाख तक की अमाउंट, ठीक है ना। और मेरा से यही पूछा गया था कि जो तरुण, आज से 1.5 साल पहले पूछा गया था कि इसमें मतलब कितना है अमाउंट। ऑप्शन था 2 लाख, 4 लाख, 5, ऐसा कुछ था, पता नहीं, तो जो भी था। तो 5 लाख से 10 लाख है, 50,000 तक शिशु। सीधा पूछ लेगा शिशु कितनी है, 50,000। इसमें 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 20 लाख करियो, समझ गए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खतरनाक कचरे और उनके निपटान के सीमा पार आंदोलन के नियम बेसल कन्वेंशन। भाई मैं शॉर्ट वीडियो बना रखी। बेसल कन्वेंशन कब हुआ? 1989। के सिस्टम है इसका, क्यों हुआ? सीधा क्वेश्चन CDS में पूछा है, मतलब क्यों हुआ था, के मतलब के थो बेसल। तो इसमें था भाई साहब जो पर्यावरण के लिए था, पहली बात तो, मतलब के थो पर्यावरण। तो जो अपशिष्ट है ना, जो वेस्ट मटेरियल है, समझ लो पॉलीथीन वगैरह, जो भी पॉल्यूशन है, वो एक देश से दूसरे देश के जाने को रोकना, मतलब आवागमन को रोकना, वो सब इसमें हुआ था, जो भी था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। एक सेकंड, 1989 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेसल नाम की जगह पर। बेसल कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1992 में। और 1992 में ही भारत इसका सदस्य बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, पिछली वीडियो में कराए तो, जो अपनी है ना
कबड्डी कबड्डी को एशिया कप में कब शामिल किया गया? 1990 में किया गया। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन बड़ा है, जिड्डी में पूछा गया। एक है भाई जो जूडो है, रट लियो ये, जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये क्या 1964 तो शायद, हाँ 64 में, हाँ 64 में। कौन सा ओलंपिक था? हाँ जापान में हुए थे ओलंपिक। और ये जो हुए थे ना एशियन गेम्स, ये हुए थे चाइना में। ये दोनों क्वेश्चन फंसे हैं, पूछे गए हैं, समझ गया ना। अब लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक? देख, जो बिल पास होते हैं लोकसभा हो राज्य, सबसे पहले तो बिल लोकसभा में आते हैं या राज्यसभा में? तो भाई साहब लोकसभा में भी आ सकते हैं, राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, कैसे शुरू होते हैं? बिल भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बस नॉर्मल जो अपना मतलब बिल हो गए साधारण बहुमत, और एक होते स्पेशल बहुमत से। साधारण बहुमत सबसे पहले तो देख मैं बताऊं, जो संविधान संशोधन है किस भाग में? भाग 20 में, भारत संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368। ठीक है, किस देश से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? एक होता है जो साधारण बहुमत होता है। मान ले राज्यसभा में 245 सीटें मान ले गए है। ठीक है, आज राज्यसभा में 200 आदमी आए हैं। ठीक है, और 200 में से मान ले 150 ने वोटिंग दी है, करिए कुछ भी कोई बिल पास हुआ है, तो उसका 2/3 मतलब 66%, कितना है? 100। तो इस इतने लोगों ने अगर पास कर दिया जब, तो वो होगा साधारण बहुमत से। ठीक है, ये होता है साधारण बहुमत, मतलब चाहिए लोकसभा हो राज्यसभा, उसके जितने परसेंट होंगे ना, और उसका जितने में वोटिंग करेंगे उसका 2/3 से अगर पास होगा तो साधारण। अब होता है एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। वो क्या होता है? वो मान ले लो राज्यसभा में 245 सीट है, आज मान ले 200 जने आए हैं। ठीक है, तो या तो 200 का जो मान ले 200 ने वोटिंग की है, 200 का 2/3 कर दिया, और एक इसका 2/3 कर, 2/3 +1 कर, जो भी इनमें से ज्यादा आएगी ना उससे पास होना चाहिए, वो होता है स्पेशल मेजोरिटी। अरे यार ये थारा समझ में नहीं आई है कि मैंने पता है ना, आई है कि मैंने पता है। संविधान संशोधन होता है, आपने एक नाम सुना होगा आर्टिकल 108। क्या कहता है? जॉइंट सीटिंग, मतलब इनका जो लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सीटिंग, ये समझ गया ना, समझ गया। लेकिन 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 संविधान संशोधन की जो होता है ना, उसमें जॉइंट सीटिंग नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर संविधान संशोधन बिल पेश कर रहे हो तो जॉइंट सीटिंग नहीं होती। सीधा पूछेगा कुछ भी, मतलब स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है भाई, सीधी बता रो पहली बात। ठीक है, अब कह क्या रही, कोई बिल पास करना तो क्या कंडीशन चाहिए? सदन की कुल सदस्य का 2/3 ना, लोकसभा से साधारण बहुमत, और राज्यसभा दो या कैसे? लोकसभा को तो साधारण कर और उसका 2/3 ना, भेदभाव नहीं, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। संसद के सभी सदस्यों का सर्वमत है, वोटिंग होनी चाहिए। कुल सदस्य का बहुमत, कुल जो जितना है उसका बहुमत, और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3। देख, कुल सदस्य ही 245 ये बिहार में था, कहता भाई जिसका समझ आओ ना, जितना पढ़ रखो वो तो समझ जाओ, और नहीं पढ़ रखो वो समझ लो। अगर कोई संविधान संशोधन बिल पास करना है तो या तो कुल सदस्यों का बहुमत मतलब मेजोरिटी, मतलब 50% से एक ज़्यादा कर, और या फिर 2/3 कर, जितना वोट डाल रहा है उपस्थित है। अभी बताओ भी तो वैसे तुम्हें रट ले, फायदे में रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बता दो। उत्तर पश्चिम जयपुर। टोटल रेलवे में 18 जोन है, आपको 18 के 18 हेडक्वार्टर याद होने ही चाहिए। टोटल पिछली साल 57 शिफ्ट हुई, 56 57
57 में से कम नहीं तो 15 शिफ्ट में पूछा गया है। कभी मान ली ये पूछ ले, कभी दक्षिण का पूछ ले, कभी नॉर्थ ईस्ट का पूछ ले, कभी पश्चिम का पूछ ले, कोई ना कोई आगे शिफ्ट में भी दिखा दूंगा। तो कुल मिला के आपको हर चीज़ याद होना चाहिए। हर तीसरी चौथी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये देखो आपकी किस्मत कैसी हो। अब आ जाए हेडक्वार्टर। मेरा भाई सारा याद है, आग नीच का कर दी। सबसे पहले करते नॉर्थ। उत्तर का कहाँ है? दिल्ली में। नॉर्थ वेस्ट का जयपुर में, जो कि पर्सन में पूछा है। वेस्ट कहाँ पर? जबलपुर में। भाई 10-15 मिनट लगेंगी, 5-7 बार पढ़ लो, मतलब दिमाग में बैठक कर पढ़ो, याद हो जाएगा। वेस्टर्न कहाँ है? बम्बई में। सेंटर कहाँ पर? बम्बई में। साउथ वेस्ट कहाँ पर? हुबली कर्नाटक। साउथ चेन्नई। साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम। साउथ सेंटर सिकंदराबाद। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट सेंटर बिलासपुर। ईस्टर्न कोलकाता। साउथ ईस्ट कोलकाता। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालेगांव। ईस्ट सेंटर हाजीपुर। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर और नॉर्थ सेंटर प्रयागराज। A to Z याद होने ही चाहिए। ये भाई अपनी क्लास थी, कितना 36 क्वेश्चन आएगा ना यार क्लास। और भी हाँ, मैं भी सोच यार 1-2 क्वेश्चन तो और था। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन रिसीव वर्टिकल रेज ऑन द सन टुडे? ये अपनी धरती माता है। वैसे तो ये पहली शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन उसमें मैं समझा चुका, लेकिन आज फिर बता। ये क्या जा रही भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, उससे 66 डिग्री ऊपर क्या है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं कर्क। इससे 66 डिग्री नीचे क्या है? मकर है। इससे और थोड़ा ऊपर ये कौन सा है? 123 डिग्री। ये इससे थोड़ा और 123 डिग्री। ठीक समझ। अब सुनो काम रंग कर लेते हैं। ये जो एरिया है ना, ये कौन सा? कर्क रेखा। तो ये होगी इसके और मकर रेखा के बीच को, इस एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। पहली शिफ्ट में पहला क्वेश्चन जाके चीज देख लो, बताया भी था। सीधा पूछेगा, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है, तो समझ लो ये जो रंग कर रखा है ना मैंने, ये होता है मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो एरिया होता है वो होता है ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, फिर बात आती है भाई क्या, एक होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट कौन सा होता है? टेम्परेट होता है तो कर्क रेखा और 123 के बीच वाला, और मकर और इसके बीच वाला ये जो नीला रंग है ना, ये होता है भाई साहब टेम्परेट। सीधा पूछेगा टेम्परेट कौन। ठीक है, एक होता है फ्रिजिड जोन। ये रंग कर लेते हैं फ्रिजिड, जो ये दे रखा। फ्रिजिड हिंदी में भाई देख लेना क्या कहते हैं। ये जो ये यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, तो ये जो एरिया बच गया ना, ये होता है फ्रिजिड। यहाँ पर भाई साहब बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ ही बर्फ। फ्रिजिड मतलब ठंड बदल बर्फ, समझ गया? बस बात खत्म। आओ अपना क्वेश्चन वहाँ से एक चीज़ याद कर लो कैसे ये, फिर वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक्स है, वैसे याद ही कर लो। सूरज, ये रहा अपना सूरज। सूरज की डायरेक्ट जो किरण है ना, ये जो काला रंग का एरिया है ना, ट्रॉपिकल एरिया बोले तो, इस पर पूरी साल 12 के 12 महीने सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अपने ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन की कहाँ पर रिसीव वर्टिकल मतलब एकदम सीधी खड़ी रेज ऑफ द सन थ्रू द 12 महीने पूरे साल कहाँ पड़ती है? तो इस एरिया में पड़ती है, काले वाले में। और काले वाले क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। मैंने अभी अभी बताया, तो इसका नाम ट्रॉपिकल। नीले वाले को कहते हैं टेम्परेट, हरे वाले को कहते हैं फ्रिजिड जोन। बात खत्म। पोलर क्या होते हैं? ये और ये पोलर। बात खत्म, समझ गया होगा। नहीं, कौन सा राज्य है गंभीर आंदोलन और एक पर मृत्यु के बाद बासाई, अरे यार बासाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य 1953। कब हुआ था? 1953 में हुआ था गठन। वहाँ क्या था भैया की पूरी एक कहानी से बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन इतना याद कर लो। 1952 में एक आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई थी। लिखना मृत्यु किसकी हुई थी? वो थी पोट्टी रामाजुल, अरे यार पोट्टी श्री रामुल्लू, ऐसा ही नाम था, श्री रामुल्लू। उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई। मतलब उसने अनशन कर रखा था, पोट्टी श्री रामुल्लू ऐसा ही नाम था। उसने अनशन कर रखा था और उस अनशन में डेथ हो गई, तो और थोड़ा बढ़ गया कि हमें भाषाई आधार पर गठन चाहिए। ये वो पूरी एक कहानी है, वो लंबी है, वो फिर कभी बताऊँगा।
तो 52 में उसकी मृत्यु हुई, 53 में गठन हुआ किसका, आंध्र प्रदेश, सबको पता है। लेकिन फिर 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, आपने खूब नाम सुना को, उसकी स्थापना कब हुई, 1956। खूब पूछता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, 1956। बात खत्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज हाइड्रोजन बिलोंग, अरे यार इससे सरल क्वेश्चन आपको मिलेगा के। ये अपनी पीरियोडिक टेबल कह रहा है। ये टोटल कितने, 18 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कह रहे हाइड्रोजन किस ग्रुप में है, तो हाइड्रोजन ये रहा अपना पहला ग्रुप में। बात खत्म भाई। पीरियोडिक टेबल में आपने 20 तक याद होना चाहिए एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक तो भाई साहब यहाँ तक तो आपकी याद होनी चाहिए विद एटॉमिक नंबर। और फिर कुछ मेन है, जैसे आयरन का हो गया, प्लेटिनम का हो गया, ये गोल्ड का हो गया, ये सब बाद की बात है, पहले 20 तक याद हो। फिर पिछली क्लास में बताया थोरियम 90। थोरियम किस में पाया जाता है, एक्टिसाइड में। और ये जो उपली होती है इसको बोलते हैं, ये लुटेटियम हो गया, ये लेंथ्रेसाइड्स हो गई, ये ऊपली लाइन। और निचली को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ऊपली 57 से लेकर 71 तक, ये 89 से लेकर 103। भाई पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। एक्टिनाइड्स, लेंथिनाइड ये लिख रखा। और 18वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, नोबल गैस। 17वें को बोलते हैं हेलोजन्स। 16वें को चाल्कोजन्स, ये पिक्टोजन्स। और ये और तो पता नहीं कैसे सर है, ध्यान नहीं यार, जो भी ठीक है। देर भाई साहब सारी पीरियोडिक टेबल बता दूँ, देर में कई क्वेश्चन बता भी चुके पीरियोडिक टेबल से। ये अपना क्लास थी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बाकी कल आएगी 18। आप टोटल 3 शिफ्ट कर चुका। अगर आपने पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट नहीं की है तो भाई साहब पहले जाके वो करो, बाद में ये करो, तभी मैं कह रहा हूँ 57 शिफ्ट में कोच ही रहेगी। धीरे धीरे सारी लास्ट तक सारी शिफ्ट करा दूँ। और इससे मैंने 57 की 57 शिफ्ट कर लो, ऐसी बेस्ट कुछ कर ले, 85 स्कोर गारंटेड है। तो कल करेंगे हम 18 की पहली शिफ्ट। जय बाबा।